हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-143 शंभाला में हलचल, अग्निहोत्रियों का आगमन। शौर्य ने कल रात मार्कोस को पकड़ा था, जो कि ड्रग्स की दुनिया का सबसे बड़ा डीलर था। उसकी तलाश पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को थी। भारत सरकार उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, तो शौर्य ने उसे जिंदा ही रॉ को सौंप दिया। हाँ, पर लगभग वह जिंदा तो था, मगर कैलाश पासी, जो कि रॉ के नए चीफ थे, उन्होंने मार्कोस को देखते ही खत्म कर दिया। सुबह शौर्य के विला आज लोगों से भरा था। सभी लोग अब तक नीचे आ चुके। 5 लड़कियां, जिनमें प्रिया, जिया शौर्य की बहनें थी, तो कशिश, सिमरन और रिया, जो उसकी सीईओ थी, वे भी आज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। घर में नाश्ता आज अरुण की मां ने बनाया था, नहीं तो ये काम घर के नौकर ही किया करते थे, जिन्हें शौर्य के जाने के बाद कशिश ने अपॉइंट किया था। आज वसुबारस थी, दिवाली की शुरुआत होने वाली थी। आज ऑफिस में कशिश और बाकी लड़कियां अपने एम्प्लॉइज को दिवाली की मिठाई, बोनस और तोहफे देने वाली थी। शौर्य ने भी अपना नाश्ता खत्म किया, फिर वह वहां से बाहर निकल आया। आज उसका मन बस अपने परिवार वालों के आने की राह देख रहा था, मगर ये कमबख्त टाइम जा ही नहीं रहा था। उसने ना रहकर बड़ी चाची को फोन लगाया और उत्सुकता से बोला, माँ, आप लोग कब पहुंच रहे हो? यहाँ आपका इंतजार करते करते मैं तो थक गया हूँ। शौर्य की बात सुनकर बड़ी चाची बोली, अरे थोड़ी तो सब्र रख, हम लोग सुबह ही निकल चुके हैं। हमें दोपहर 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ इस वक्त गाड़ी के अंदर उसके बड़ी चाची के सामने रागिनी बैठी थी और उसके बड़ी चाची ने फोन स्पीकर पर रखा था, जिस वजह से रागिनी ने शौर्य को इसके बड़ी चाची को मां कहते हुए सुना था। इस वक्त रागिनी की हालत बिन पानी के मछली की तरह थी। वह अंदर ही अंदर तड़प उठी थी, क्योंकि पहले 20 सालों में उसने कभी शौर्य को उसे मां कहने नहीं दिया, और आज शौर्य ने उसे मां बुलाने की इच्छा तो उसे थी, मगर आज वह स्थान और मौका किसी और को मिल चुका था। उसे खुद पर है आ रही थी। ऐसी क्या चीज उसे मिलने वाली थी जिसलिए उसने अपने बेटे को दूर कर दिया? आज उसका अपना खून उसे पहचानता नहीं, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी गाड़ी में बैठी दूसरी औरतें रागिनी को दया की नजरों से देखती है, मगर कुछ भी नहीं कहती है। इस वक्त दीनानाथ के परिवार को बड़े दादाजी ने यहां बुलाया था, ताकि वे लोग शौर्य के साथ सुलह कर सके, साथ ही दोनों परिवारों की परवरिश का अंतर भी दिखा सके। दोनों परिवार के सभी सदस्य कई सारी गाड़ियों में बैठकर शौर्य के पास जाने के लिए मुंबई निकल तो गए थे, लेकिन बड़े दादाजी अभी भी निश्चिंत नहीं थे। उन्हें अच्छे से पता था कि शौर्य का गुस्सा कैसा है और वह क्या कर सकता है। इसी चिंता में वे दूसरी गाड़ी में अपने छोटे भाई के साथ बैठकर सफर कर रहे थे। सफर के दौरान दीनानाथ ने देखा कि उसके बड़े भाई का परिवार हर चीज एक दूसरे से बांट कर करता है। इनके पास अपना खुद का पैसा ऐसी कोई बात नहीं है। इनके सारे डिसीजन खुद बड़े दादाजी और उनकी बड़ी बहू लेते हैं। यहाँ तक कि उनका बड़ा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। साथ ही उनकी बड़ी बहू बहुत ही समझदार और खुले मन की है। वह अपनी देवरानियों को अपनी बेटी की तरह संभालती है और सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करती है। दूसरी ओर दीनानाथ का परिवार सिर्फ नाम के लिए एक परिवार है। घर के अंदर तो हर बेटे का अपना नियम, अपना काम है, और वे लोग एक दूसरे को कभी पूछते तक नहीं है। ऊपर से उसके सारे पोते भावक दूसरे से कभी अच्छे से बात तक नहीं करते, लेकिन उसके बड़े भाई के पोते एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। ये अंतर समझ आते ही दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने बेटों के गृहस्थी को बचाने के लिए अपने परिवार के बाकी लोगों पर ध्यान देना भूल गया था। उसने अपनी बहू की इच्छा का मान रखते हुए अपने पोते के साथ 20 सालों तक अन्याय को होने दिया था। उसने कभी भी खुद आगे आकर अपने पोते को कभी बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। आज उस बात का मलाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ हिमालय की गोदी में एक फोल्डेड डिमेंशियो, जिसे शंभाला कहा जाता था, वहां पर पिछले कई दिनों से डर और दहशत का माहौल था। इसका कारण बहुत आसान था। 2 महीनों पहले खोजी दल के 8 सदस्यों के नाम चिन्ह बंद हो चुके थे। पहले तो उन्हें लगा ये कोई तकनीकी बिगाड़ होगा, लेकिन प्रधानाचार्य ने अपने कंप्यूटर से जब उन खोजियों के कपड़ों में छिपे गुप्त कैमरों की आखिरी रिकॉर्डिंग निकली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। प्रधानाचार्य ने शौर्य को देखा था और उसकी ताकत को भी महसूस किया था।
ये साधक एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस साधक ने खोजी दल के सदस्यों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। संत स्तर के खोजियों को उस लड़के ने इस तरह मारा था कि इस घटना को देखने वालों की हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से वह काले रंग की आग की लपटें जो कुछ भी पीछे बिना छोड़े सब कुछ जलाकर राख कर देती है। प्रधानाचार्य के साथ वहां पर कई बाकी साधक भी मौजूद थे। उन्होंने जब उन खोजी दल के बच्चों का दर्दनाक अंत देखा तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रधानाचार्य पर निशाना साधा। प्रधानाचार्य, आप कब अपनी हरकतों से बाज आएंगे? आपकी ऐसी पॉलिसीज की वजह से ही आज शंभाला हिमालय की घाटी के अंदर सिमट कर रह गया है। अपने बाहरी दुनिया से इस तरह संपर्क तोड़ दिया है जिस वजह से कली फिर एक बार अपना सिर उठा पा रहा है। और आपकी वजह से हमने 8 साधक खो दिए जिनकी क्षमता उच्च कोटि की थी। अब ये नुकसान आप कैसे उठा पाएंगे? आपको अच्छे से पता है कि ऐसे साधकों को तैयार करने में हमारे गुरुकुल को कितने दुर्लभ चीजों को खर्च करना पड़ता है। वहां मौजूद हर एक साधक इस बात पर सहमत था, लेकिन उनके इरादे भी नेक नहीं थे। वे सब चाहते थे कि इस बात का बतंगड़ बनाकर प्रधानाचार्य को उसके पद से उतरने के लिए मजबूर करे। लेकिन प्रधानाचार्य भी बड़े ही बेशर्म थे। उन्होंने अपना पल्ला ये कहकर झाड़ दिया कि खोजी दल को सिर्फ उस साधक से बात करने के लिए कहा था, मगर उन्होंने खुद ही इस बात को गलत तरीके से ले लिया और उस बच्चे की ताकत का अंदाजा बिना लिए ही उसके खिलाफ लड़ बैठे। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऊपर से तुम लोगों ने इतने कमजोर साधक तैयार किए हैं जो एक बाहरी साधक के हाथों मरे गए, इसलिए इसके जिम्मेदार तुम लोग भी हो। बाकी साधकों ने जब ये सुना तो उनके चेहरे काले पड़ गए। तभी एक आचार्य खड़े हुए और बोले, प्रधानाचार्य, इससे ये बात साबित होती है कि आप अपने नियम को और अपनी सोच को बचाने के लिए ऐसे कई साधकों की बलि देने के लिए तैयार है। तभी एक और आचार्य खड़े होकर कहता है, आपको याद दिला दे कि शंभाला के कानून में कहीं नहीं लिखा था कि बाहरी साधक को हमारे यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आपने बनाया कानून है और इसकी वजह से अपने अब तक हजारों साधकों को जान से मार दिया है जिन्होंने आपके पास खुद को रजिस्टर करने से मना किया है। और कोई साधक खुद को रजिस्टर कर भी लेता है तो आप उसे क्या देते हैं? उन्हें आप गुरुकुल से कुछ भी नहीं देते, उल्टा आप उन्हें एक नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों की बातें सही थी, मगर प्रधानाचार्य उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है, हमें शंभाला की सार्वभौमत्व की रक्षा करने के लिए इन बाहरी लोगों को मुख्य प्रवाह से दूर रखने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन बाहर के लोग आधुनिक हथियार लेकर अंदर घुस जाएंगे और हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पर तरह तरह के प्रयोग करेंगे। तुम्हें याद नहीं अंग्रेजों ने हमारे साधकों के साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गए कि प्रबोधन काल के बाद वो गोरी चमड़ी वाले हम भारतीयों को और साधकों को एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह देखते हैं? उन्होंने कई सांपों को और प्राणी को भी मार दिया है। भले वे लोग हमारे आगे टिक नहीं सकते, मगर हमारे शंभाला का अस्तित्व इतनी जल्दी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर बाकी आचार्यों ने अपने सिर नीचे झुका लिए। ये देख प्रधानाचार्य घमंड के साथ कहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस दुनिया में कोई साधक होगा तो वो सिर्फ शंभाला गुरुकुल से होगा। हमें सम्राट परीक्षित के आदेशों का पालन करके इस स्थान को हमेशा बाहरी दुनिया के नजरों से बचाकर रखना होगा और कभी भी साधना के बारे में बाहरी दुनिया को मालूम नहीं होना चाहिए। हम उस जगह पर भगवान कल्कि के आने तक अंदर रहेंगे और जिस दिन उनका अवतार आएगा तभी हम बाहरी दुनिया में चले जाएंगे। तब तक कली जितना चाहे उतना आतंक फैलाए, हम उसमें दखल नहीं देंगे, वरना ऐसा ना हो कि काली को इस स्थान का पता चल जाए और वह यहाँ अंदर आके हमें बर्बाद कर दे। आप सभी को पता है कि हम उतने ताकतवर नहीं हैं कि हम कली से लड़ सके। तुमने 2 विश्वयुद्ध को अपनी आंखों से देखा है। वह भयानक मंजर महाभारत के बाद पहली बार धरती पर हुआ था। इसके जरिए कली अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है और उसे रोकने के लिए हमने पूर्व प्रधानाचार्य को भी खो दिया है। सभी ने प्रधानाचार्य के लंबे चौड़े भाषण को सुना और फिर उसके लिए तालियां बजाई। प्रधानाचार्य ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, तुम सब बेवकूफ हो। मैं तुम्हें बाहरी दुनिया से इसीलिए दूर रख रहा हूं ताकि कली फिर एक बार शक्तिशाली बने और इस दुनिया पर नियंत्रण स्थापित करे, ताकि मैं उसके साथ मिलकर इस पाप की दुनिया पर राज कर पाऊं। तभी दूसरी ओर शौर्य के घर के सामने कई सारी गाड़ियों का काफिला एक साथ आकर रुकता है। इन गाड़ियों से अग्निहोत्री परिवार के लोग नीचे उतरते हैं। इस वक्त दोनों अग्निहोत्री परिवारों के सभी सदस्य यहाँ मौजूद थे। सभी अपने सामने इतने बड़े विला को आंखें फाड़कर देख रहे थे। उनके आते ही चीफ और उनकी बहू बाहर आकर सभी का स्वागत करते हैं। उनके साथ विराज और ऋषिका भी थे। सभी लोग विला अंदर आ जाते हैं।
लेकिन उन्हें शौर्य कहीं दिखाई नहीं दिया। बड़े दादाजी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। ऐसा कुछ हाल दीनानाथ के घर वालों का भी था। तभी विराज सभी से चीफ और उनके परिवार को मिलवाता है। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद सभी लोग चाय और नाश्ता कर लेते हैं, जो कि सभी औरतों ने मिलकर बनाया था। इस वक्त रागिनी और उसके परिवार की बाकी औरतें बड़ी चाची और उनके परिवार की औरतों के काम करने के तरीके को देख हैरान थी। वे लोग किसी मशीन की तरह अपने हाथ चला रही थी। उन्होंने कुछ ही मिनटों में सभी लोगों के लिए नाश्ता और चाय बनाई थी, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात थी। रागिनी अपनी शादी के बाद कभी भी किचन में नहीं गई थी, लेकिन आज इन लोगों को देखकर उसे मन ही मन बहुत पश्चाताप हो रहा था। परिवार का प्यार किचन से ही बढ़ता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान होती है और सभी की भूख को शांत करती है। ये भूख भावनिक भी हो सकती है और उसे भी यहीं से शांति मिलती है। तभी बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है और अगले ही पल किसी तूफान की तरह शौर्य दौड़ते हुए अंदर आकर अपने बड़ी चाची के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, माँ आप आखिर यहाँ आ ही गई। मैं आपके लिए कुछ खास तोहफे लाने गया था। मुझे पता है कि आपको हर रंग पसंद है और दूसरी चाची को लाल रंग और तीसरी चाची को पर्पल कलर। तो मैंने उसके हिसाब से ऑर्डर देकर आपके लिए ये सड़िया बनवा ली है। ये खास रेशम से बनी है और इनके ऊपर की गई कारीगरी को मैंने खुद डिजीज करके दिया था। शौर्य खुशी से बोलते ही जा रहा था और उसने बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वह बातों में इतना मशगूल था कि उसे वहीं खड़ी रागिनी दिखाई भी नहीं दी। तभी बड़ी चाची ने उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा, बस बस पूरे 3 महीने का प्यार क्या एक ही बार में मुझ पर लूटने का मन तो नहीं है तुम्हारा? पहले जरा बाकी लोगों से भी मिल लो, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊंगी। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और पीछे मुड़ा, पर उसके कदम अचानक रुक गए और वह गुस्से से बोला, ये मनहूस औरत मेरे घर में क्या कर रही है माँ? शौर्य के मुंह से अपने मान के लिए ऐसे शब्द सुनकर बड़ी चाची भी हैरान थी। शौर्य की आवाज से उसकी रागिनी के प्रति जो नफरत थी वह साफ साफ महसूस की जा सकती थी। रागिनी ने जब अपने लिए ये शब्द सुना तो वह अचानक 15 साल पहले घटी एक घटना को याद करने लगी। 15 साल पहले एक ऐसे ही खुशनुमा दिन पर अग्निहोत्री मैंशन पर दुष्यंत ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी में द्वारका के जाने माने लोग भी आए थे। उस दिन दादाजी ने दादी को जबरन अपने साथ पार्टी में बुलाया था, जो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अपने पति के कहने पर वह यहाँ आई थी। उस दिन शौर्य स्कूल से थोड़ी देर से आया था तो उसे पता नहीं था कि उसकी दादी कहाँ है। वह इस वक्त किंडरगार्टन में पढ़ता था। अपनी दादी को ना देखकर शौर्य थोड़ा बेचैन हो जाता है और दादी को ढूंढते हुए मेन हॉल में पहुंच जाता है। तभी वह रागिनी से टकरा जाता है। उस वक्त रागिनी को शौर्य पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर एक नौकर को बुलाती है और कहती है, इस मनहूस को मेरे घर में किसने आने दिया? जाओ जाकर इसे उस कमरे में बंद कर दो। शौर्य अपने मान से कुछ कहना चाहता था, मगर रागिनी ने उसे अनदेखा कर दिया और शराब का ग्लास पकड़कर वहां से चली गई, रोते हुए शौर्य को पीछे छोड़कर। जिस तरह ये बात रागिनी को याद थी उसी तरह शौर्य को भी याद थी। शौर्य ने फिर एक बार जोर से कहा, विराज भाई कहाँ हो? इस मनहूस को यहाँ से बाहर फेंक दो और इसका वो नालायक पति भी दिखाई दे तो उसे भी इसके साथ ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दो, ताकि मेरा मूड खराब ना हो। शौर्य की ये बात सुनकर रागिनी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह सिसक सिसक के रोने लगी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या सच में शौर्य रागिनी और दुष्यंत को बेसमेंट में बंद कर देगा? क्या बड़ी चाची इस बात पर कुछ करेगी? क्या बड़े दादाजी का ये प्लान फेल हो गया है? क्यों रागिनी अभी भी शौर्य को अपना बेटा बनाना चाहती है, जबकि वह खुद उससे दूर जाना चाहती थी? क्या होगा आगे?